क्या वजह है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा कजन मैरिजेस का हामिल मुल्क है? अगर आप पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट निकालें तो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल्स एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं और उन एंटरटेनमेंट चैनल्स में जो ड्रामे आते हैं इस तरह की रिलेशनशिप को ग्लोरीफाई करते हैं, जहां पे भैया से सैया बनने में 2 मिनट नहीं लगते और फिर लोग यही चीज देखते हैं और अपनी अमली जिंदगी में अप्लाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान में कजन्स मैरिज को लेके कि पाकिस्तान के अंदर कजन्स मैरिज तो दवा की होती हैं, आपको पता ही है, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आजकल पाकिस्तानियों में दिखाई दे रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई निकल के ही आता है। तो चलते हैं सबसे पहले इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूएन के हालिया डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में 35 साल से ऊपर की 1 करोड़ खवातीन मौजूद है जिनकी शादियां नहीं हुई है। लेकिन साथ ही साथ एक और डेटा हमें पहुंचा है कि पाकिस्तान 6 से 5वें नंबर पे आ गया है पॉपुलेशन की तादाद में। जहां 1 करोड़ शादियां नहीं हुई, उसके बरस जो शादियां हुई वहां पे पॉपुलेशन की भरमार रही। लेकिन ये वीडियो पॉपुलेशन के ऊपर नहीं है। वो जो शादियां हुई हैं उसमें से 64% शादियां जो हैं कजन्स में आपस में हुई है, जिसको डॉक्टर्स एक साइलेंट पेंडेमिक कहते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा कजन मैरिजेस का हामिल मुल्क है? इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्या है, सोसाइटल पर्सपेक्टिव क्या है, मीडिया क्या रोल प्ले करता है और डॉक्टर्स इसको साइलेंट पेंडेमिक क्यों कहते हैं? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले समझते हैं कजन मैरिज होती क्या है। आपके फर्स्ट कजन्स, आपके चाचा ताया के बच्चों के दरमियान आपकी शादी हुई, या आपके सेकंड कजन्स मामू या खाला के बच्चों के दरमियान हो। चूंकि फैमिली एक ही रहती है, जीन पूल एक ही रहता है, तो वहां से डिसऑर्डर्स का खदशा रहता है, लेकिन जिसको हम वीडियो में आगे जाके डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो उसकी वजूहात बताई जाती है, पॉलिटिकल वजूहात, ताकि आप पावर अपने ही खानदान के अंदर रखें, वेल्थ आपके खानदान से बाहर ना जाए, जायदाद आपके खानदान से बाहर ना जाए, या फिर ये भी है कि ब्लड लाइन जो है वो खानदान के अंदर ही मेंटेन हो, हम किसी इम्प्योर कास्ट का या किसी नापाक खानदान का जो है खून हमारे खून में शामिल ना हो। ये बहुत सारी वजूहात बताई जाती हैं इस प्रैक्टिस की। इसी टॉपिक को लेके ए.एल. बशाम जो कि बड़े मशहूर ऑथर है, उनकी एक किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में एंडोगमी की प्रैक्टिस को काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है। एंडोगमी माने कि वो शादियां जो कि विद इन अ ट्राइब या विद इन अ क्लैन की जाए ताकि एक सोसाइटी में उनका गठजोड़ भी हो और फैमिली टाइज भी स्ट्रांग हो। लेकिन उसके साथ साथ नॉर्दर्न इंडिया में कम से कम एक खास रूल था कि गोत्रास एंड प्रवार्स यानी हाई क्लास और हाई कास्ट के लोग ही आपस में शादी करते थे। लेकिन उसमें एक चीज का खास ख्याल रखा जाता था कि बाप वाली साइड से 7 पुश्ते या फिर माँ वाली साइड से 5 पुश्तों तक किसी भी किस्म का दोनों फैमिली में लिंक ना हो। यानी उनको इतनी नॉलेज भी थी कि इसके रिपरकशंस क्या होते हैं, और साथ ही साथ फैमिलीज अपनी पुश्तों का डेटा मेंटेन रखती थी कि किसी भी किस्म का लिंक ना निकले और ये रूल ना ब्रेक हो सके। हालांकि थोड़ा सा नीचे है तो दक्कन में ये रूल बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता था। एक और एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट जो कि सपोर्ट करता है एंडोगमी को, उसका नाम है मनुस्मृति यानी द लॉज ऑफ मनु। 200 BC से लेकर 200 AD तक 400 साल के टाइम में ये लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसमें सोसाइटी में रहने के लॉज बनाए गए, जिसमें जाहिर है शादी का टॉपिक भी उसमें मेंशन था। मनुस्मृति जिसमें एंडोगमी को एंडोर्स किया गया है, उसमें तकरीबन 8 किस्म की शादियां बताई गई हैं, जैसे कि ब्राह्मा है, दायवा है, अर्शा है, जिसमें से एक शादी ऐसी भी है जो कि आप अपने डिस्टेंट कजन के साथ कर सकते हैं ताकि आप अपना सोशल स्टेटस और सोशल क्लास को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन क्लोज किन यानी कि बहन भाइयों की शादी या करीबी कजन के साथ शादी को डिस्करेज किया गया है। इवन दो लॉस ऑफ मनु के हिसाब से भी एंडोगमी प्रैक्टिस की जा रही थी, लेकिन हायर क्लास मैन जिनको ट्वाइस बॉर्न मैन कहते हैं, वो इस चीज का खास ख्याल रखते थे कि जिससे वो शादी कर रहे हैं वो सपिंदा यानी क्लोज रिलेटिव ना हो, यहां तक कि कई जनरेशंस तक किसी भी किस्म का लिंक ना पाया जाता हो। फिर 8वीं सदी में इस्लाम रुख करता है साउथ एशिया का और अपने साथ लाता है अपना कल्चर और वैल्यूज और साथ ही साथ अपना लीगल फ्रेमवर्क जिसको शरिया लॉ कहते हैं। कुछ इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से कजन मैरिज को लीगल करार दिया गया है, जिसमें फैमिली टाइज को स्ट्रेंथन करना और साथ ही साथ बेवाओं और यतीमों की कफालत इसकी एक वजह बताई जाती है। सो जब इस्लाम तेजी से साउथ एशिया में फैलता रहा तो एंडोगमी की प्रैक्टिस जो कि ऑलरेडी यहाँ मौजूद थी वो कजन मैरिजेस की तरफ शेप करने लगी। फिर आगे बढ़ते हैं मुगल एम्पायर की तरफ, जहां पे ये स्ट्रेटेजिक
कजन मैरिजेस होने लगी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, पावर को हाथ में रखने के लिए, जिसकी पहली मिसाल हमें मिलती है अकबर और रुकैया सुल्ताना बेगम की, जो कि उनके चचा या ताया हिंदाल की बेटी थी, जिसकी वजह से फैमिली के अंदर जो एक इंटरनल यूनिटी थी उसको बढ़ाने के लिए ये शादी की गई। फिर आगे हमें मिसाल मिलती है शाहजहां और मुमताज बेगम की, वही मुमताज बेगम जिनके लिए ताज महल बनाया गया। वो शाहजहां की कजन थी और अगेन उनकी शादी एक स्ट्रेटेजिक यूनियन थी, जिसकी वजह से फैमिली की पावर को कंसोलिडेट करना था। इसी तरह यहाँ पे एक बात क्लियर कर दे, देखो हमारे यहाँ पे तो यार कजन्स मैरिज तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। हमारे यहाँ पे मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ, हमारे यहाँ पे ये भी है कि हमारे गांव के पास का जो गांव है वहाँ पे भी शादी करने में लोग हिचकिचाते हैं भाई। अपनी गोत्र में तो कर ही नहीं सकते, अपनी माँ की गोत्र में भी नहीं कर सकते, ना ही अपनी दादी की हम गोत्र में कभी शादी कर सकते हैं। अपनी बुआ जहाँ जिस गाँव में हैं वहाँ से भी हम शादी नहीं करते, जहाँ पे हमारी बहन है वहाँ से भी हम मतलब हिचकिचाते ही हैं लोग शादी करने में, वहाँ भी हम शादी नहीं करते। हमारे यहाँ पे तो ये पैटर्न है। अब पाकिस्तान में भाई दबा के कजन्स के साथ में शादी हो रही है। की एक और शादी की अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान और रुकैया बानो बेगम के दरमियान हुई, जो कि आपस में कजन से, और इस शादी का मकसद भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और फैमिली के बीच अलायंस को बढ़ाना था। ये वो फेमस कजन मैरिजेस थी जिसका काफी एविडेंस मिलता है, लेकिन कुछ और भी ऐसे नाम है लेकिन उनके एविडेंसेस काफी वीक हैं। ये मैं आपको पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। जो लोग हिस्ट्री पे ज्यादा नजर रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ नाम शेयर जरूर करना चाहूंगा। जैसे नवाब वजीर अली खान और मुबारक महल की शादी हो गई, राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ हो गए, राजपूत रॉयल्स, मराठा एम्पायर, राणा संग्राम सिंह, और इस तरह के और भी काफी सारे नाम मौजूद हैं। आप हमें ये देखो राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह, इनका नाम लिया है, इनका दोनों का मैंने सर्च मारा भाई, कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिला। जैसा कि ये बोल रहे हैं कि कजन्स में शादी हुई, मतलब हमने हिस्ट्री भी पढ़ी है भाई, मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो राजस्थान की हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। जो कोई भी मतलब हमारे एग्ज़ाम होते हैं या फिर हम तैयारी कर रहे होते हैं उसमें सारी राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो उसमें कभी नहीं बताया गया कि भाई कि इन लोगों ने कजन्स के साथ में शादी करी, नहीं करी गई है भाई। ना ही हमने पढ़ा जितना कि भाई मराठाओं ने कभी मतलब अपनी कजन्स में शादी करी है। हिंदुज़म में तो ये है ही नहीं, थोड़ा बहुत है, वो साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ हम एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत है, से बता सकते हैं। सो जी, ये तो था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, लेकिन अब हम बात करेंगे मॉडर्न डे पाकिस्तान की कि क्या वजह है कि इंडिया और बांग्लादेश लगभग सेम कल्चर होने के बावजूद पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस इंडिया से 10 गुना ज्यादा है। अगर इंडिया में 7.5% शादियां कजन मैरिजेस होती हैं तो पाकिस्तान में 64% होती है। ये प्रैक्टिस यहाँ इतनी प्रेवलेंट क्यों है, डेटा क्या कहता है, स्टैट्स क्या कहते हैं, आइए चल के ये वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का डेटा साइड बाय साइड देखें तो हमें काफी स्टार्क डिफरेंस नजर आता है, अर्बन रूरल एरियाज के हिसाब से भी, इनकम के लिहाज से भी, और साथ ही साथ एजुकेशन के लिहाज से भी। अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो पाकिस्तान में ये नंबर 52% है तो इंडिया में 10.5% है। अगर रूरल की बात करें तो पाकिस्तान में 61% और भारत के रूरल एरियाज में 8.5% है। इसी तरह आप हाई इनकम, लो इनकम और हाई एजुकेशन और लो एजुकेशन के हिसाब से भी ये डेटा अपने सामने देख सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान में जो लोग हैं इन्होंने किन वजूहात की बिना पे अपनी कजन से शादी की, तो उसका एक सर्वे मौजूद है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 395 लगभग 400 लोगों के साथ ये सवाल किया गया, जिसमें से 331 ने कहा कि ये हमारे पेरेंट्स की चॉइस थी, यानी कि वालिदैन, जैसे कि हम देखते हैं बचपन में ही अंगूठी पहना देते हैं, या वो पहले ही जायदाद कंसोलिडेट करने के चक्कर में, या फिर फैमिली से बाहर ना जाना पड़े, इन वजूहात की बुनियाद पे बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी थोपते हैं। 75 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी या नाना नानी की ख्वाहिश थी कि शादी होगी तो मजीद के पुत्र नाली होगी वरना नहीं होगी। जैसा कि हम देखते हैं बिस्तरे मर्ग पे होते हैं अक्सर लोग, और वो डिसाइड कर देते हैं कि हम तो जा रहे हैं, तुम जरा इनके साथ शादी कर लो। फिर 26 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें अपने कजन से प्यार हो गया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी ड्रामास भी इसमें क्या रोल अदा करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 13 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा था, जब उमरिया ढलती जाए कोई रिश्ता ना आए तो फिर आसपास के कजन से ही शादी करनी पड़ी। 15 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम जहेज अफोर्ड नहीं कर पाते किसी आउटसाइड फैमिली के लिए, तो हमें विद इन फैमिली शादी करनी पड़ी। इसके बरक्स 616 लोगों के साथ एक सर्वे किया गया जिन्होंने अपने कजन के साथ शादी नहीं की,
क्या वजूहात थी आपके सामने बताता हूं। 284 ने कहा कि हमें अपने कजन से बेहतर मैच मिल गया, यानी हमें एक पार्टनर ज्यादा बेहतर मिल गया बनिस्बत अपने कजन के। 266 ने कहा कि हमारी फैमिली में कोई कजन ही अवेलेबल नहीं था, यानी ऑप्शन उन्होंने खुला रखा था, कोई था नहीं। 292 कहते हैं कि नन ऑफ द कजन्स वर गुड इनफ, यानी कोई इस काबिल नहीं था जिससे हम शादी करते। 81 लोगों ने कहा कि उनकी फैमिली का यह मानना है कि कजन्स के साथ शादी करना सही नहीं है। 51 लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि कजन्स के साथ शादी करना इंफीरियर है, यानी कि हकारत है बनिस्बत बाहर लोगों से शादी करने के। 57 लोगों ने कहा कि फ्यूचर चिल्ड्रन में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और ये सबसे कम नंबर है। और साथ ही साथ 60 लोगों ने कहा कि ये फैमिली में इन जनरल इश्यूज हो जाते हैं। गैलप जो कि एक बहुत ही रेपुटेबल, इसमें ये टेबल लास्ट वाली जो इन्होंने बताई है उसमें बहुत कम नंबर है भाई जो इस कजन मैरिज को गलत मानते हैं। सोचो यार, पाकिस्तान में बहुत कम माइनर, मतलब यार 68% तो ये मतलब कजन मैरिज हैं, और उसमें से भी बहुत कम लोग मतलब जो नहीं कर रहे हैं, उनमें से भी माइनर नंबर वो हैं जो इसको सही नहीं मानते। सर्वे करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इस टॉपिक को लेके 2 सर्वे कंडक्ट किए, एक 1990-91 में और दूसरा 2017-18 में। 1990 में 50% औरतों ने अपने फर्स्ट कजन से शादी की थी, जो कि नंबर 2017-18 में आके सिर्फ 1% कम हुआ और अब 49% पे है, जबकि सेकंड कजन वाला नंबर 11% से घट के 8.5% पे आ गया है। सूबों की अगर बात की जाए तो पंजाब और बलूचिस्तान में ये नंबर 50% से ऊपर था, जो कि अब घट गया है, लेकिन सिंध में इसी टाइम में ये नंबर 8% बढ़ के 58% पे जहां पहुंचा है। इसी तरह अगर अर्बन और रूरल डिवाइड देखें तो 1990-91 में ये प्रैक्टिस रूरल एरियाज में ज्यादा की जाती थी, लेकिन अब डेटा हमें ये बताता है कि अर्बन सेंटर्स में ये प्रैक्टिस ज्यादा होने लगी है। अगर इसकी हम रीजंस की बात करें तो लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसा कि हमने देखा कि लो एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा ये प्रैक्टिस प्रेवलेंट है। लोगों तक रसाई नहीं है, लोगों तक नॉलेज नहीं है। सोशो इकोनॉमिक रीजंस हैं, पावर को कंसोलिडेट रखना है, वेल्थ जो छोटी मोटी है उसको फैमिली के अंदर रखना है, फैमिली टाइज को स्ट्रेंथन करना है, रिलीजियस एंडोर्समेंट जिसकी हम शुरू में बात कर चुके हैं कि परमिसिबल है, तो इस वजह से भी ये प्रैक्टिस प्रेवलेंट है। लेकिन साथ ही साथ हमारे मुल्क की अगर बात करें तो पॉलिटिकल रीजन भी इसमें काफी रोल प्ले करता है। हमने देखा है हमारे मुल्क में बहुत सारी जो पॉलिटिकल शादियां होती हैं वो फैमिली के अंदर ही होती हैं, ताकि पॉलिटिकली स्ट्रांग रह सके, वेल्थ और रिसोर्सेज को कंसोलिडेट किया जा सके। इलेक्टेबल की जो टर्म हमारे मुल्क में इस्तेमाल होती है वो यही लोग होते हैं जो अपने फैमिली टाइज करीब करीब रखते हैं, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हिस्टोरिकली और आज तक ऐसे ही लोगों को टिकट देती है जिनके नाम पे वोट पड़ता है, जिनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होती है, वेल्थ बहुत ज्यादा होती है, और उस वेल्थ की कंटेनमेंट की एक बहुत बुनियादी वजह ये शादियां होती हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें मीडिया और पॉप कल्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट निकालें तो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल्स एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं, और उन एंटरटेनमेंट चैनल्स में जो ड्रामे आते हैं उसमें इस तरह के रिश्तों को ग्लोरीफाई किया जाता है, चाहे वो हम सफर हो या सुनो चंदा हो। इस तरह के बहुत मशहूर ड्रामे इस तरह की रिलेशनशिप को ग्लोरीफाई करते हैं, जहां पे भैया से सैया बनने में 2 मिनट नहीं लगते, और फिर लोग यही चीज देखते हैं और अपनी अमली जिंदगी में अप्लाई करते हैं। अब सोचो ना, अपने इंडिया में भी इन पाकिस्तानी ड्रामाओं को यार बहुत पसंद किया जा रहा है। अब लोगों की जो सोच है किस तरीके से बदल रही है यार अपने देश में। मतलब पुराने टाइम में यार सही था, मतलब 7 पीढ़ियों तक शादियां नहीं होती थी एक ही फैमिली में, लेकिन अब मतलब ये पाकिस्तानी ड्रामों को देख के यार अपना ही दिमाग ख़राब करेंगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है। सोचना चाहिए यार, हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान में यार ड्रामे तो कम से कम, ये इंडिया जो पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में तो बंद हो यार, कैसे भी इनको बैन किया जाए। क्या मतलब संदेश दे रहे हैं ये। अब बात करते हैं कि कजन मैरिजेस के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और ये मैं नहीं, ये डेटा कह रहा है, ये साइंस कह रही है, और ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। मैं एक थैलेसीमिया सेंटर मेरा जाना हुआ था कोविड के दिनों में, जहां बहुत सारे बच्चे थैलेसीमिया की बीमारी का शिकार थे, जिनको हर हफ्ते 10 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती थी। वहां पे ऐसे भी बच्चे थे जो कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से आए हुए कराची में इलाज
करवा रहे थे। अब बच्चा हर 10 दिन बाद इतना लंबा सफर नहीं कर सकता, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि आते हैं तो वो फिर इस दुनिया से जाने के बाद ही वो बिस्तर खाली होता है। जब मैंने वहाँ के डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी एक बहुत बड़ी और बुनियादी वजह फैमिलीज के अंदर शादी, कजन मैरिजेस, इसका एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं। थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया ये दो बहुत बड़ी बीमारियां हैं जो बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से पाई जाती हैं। अब जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर मैं आपको मिसाल समझाऊं तो अगर बाप की नस्ल में एक बीमारी चलती हुई आ रही है और वही बीमारी माँ की लिनिएज में भी यानी उसके खानदान में भी चलती हुई आ रही, तो जब उन दोनों के मिलाप से जो बच्चा पैदा होगा उसमें वो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी 2x हो जाता है। इसी के साथ साथ कजन मैरिज की सूरत में होने वाले बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स यानी कंजेनिटल एनोमलीज तकरीबन 59% बच्चों में पाई गई और साथ ही साथ 85% बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर पाया गया। इसी के साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी के भी केसेस काफी बढ़ते हैं। एक स्टडी के मुताबिक हर 1000 में से 15 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक भी जिंदा नहीं रह पाते। इसी प्रॉब्लम को लेके एक बहुत ही फेमस जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोल्स की स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 1,60,00,000 बच्चे किसी न किसी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार है और उन्होंने इसी वजह से इसको एक साइलेंट पेंडेमिक का नाम दिया, जो कि हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद बनती है जिसको ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खा रहा है। इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो अनगिनत है, लेकिन 2 आर्टिकल्स जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं ये मौजूद हैं, जिसमें एक नॉर्थ बलूचिस्तान की ब्रोही फैमिली जिनके 2 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक बच्चे को थैलेसीमिया था और दूसरे का कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट था। इसी तरह कश्मीर की एक गफूर फैमिली जिनके 8 में से 3 बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर रहा है, जिसमें से एक सुन नहीं सकता, एक बोल नहीं सकता और एक बच्चे का ब्रेन अंडर डेवलप्ड है। अच्छा, जेनेटिक डिसऑर्डर से तो जाहिर है बच्चे गुजरते हैं, लेकिन इसके 2 और भी पहलू हैं जिसकी वजह से पूरे खानदान में प्रॉब्लम्स रहती है। जैसे कि एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जांपल, एक दूर दराज इलाके के बच्चे को थैलेसीमिया हो जाता है तो उसका बाप अपना रोजगार छोड़ के या रोक के शहर की तरफ रुख करता है, इलाज मालजे पे खर्चा करता है और उस बीमारी की वजह से वो जो कि ऑलरेडी बहुत गरीब आदमी होता है वो गुर्बत की लकीर से मजीद नीचे चला जाता है। तो उसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो है, साथ ही साथ इसका सोशल इम्पैक्ट यानी कंसीलमेंट ऑफ वायलेंस। जब इंटर फैमिली मैरिजेस होती हैं तो उसमें किसी भी किस्म का डोमेस्टिक अब्यूज छुपाया जाता है कि खानदान का नाम ना खराब हो, खानदान का नाम ऊंचा रहे। तो जिस किस्म का भी वायलेंस या अब्यूज औरत या बच्चे के साथ हो रहा है तो उसको छुपाने की भरपूर कोशिश की जाती है। सो अब इस प्रॉब्लम को हम कॉम्बैट कैसे कर सकते हैं? जैसा कि हमने देखा कि कजन मैरिजेस की प्रैक्टिस हिस्टोरिकली काफी डीप रूटेड है हमारे रीजन में और इसके हमने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स और रीजनिंग तो पढ़ी, लेकिन साथ ही साथ अब हमें पता चलता है कि इसके काफी हेल्थ कंसर्न्स भी मौजूद हैं। तो इसको हम किस तरह कॉम्बैट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जेनेटिक स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। जिस तरह के हम देखते हैं कि अक्सर कुछ मुल्कों में इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है कि शादी से पहले होने वाले जोड़े के बाकायदा जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं कि आने वाले बच्चे में किसी ना किस्म का डिसऑर्डर ना हो, क्योंकि जब इस तरह का बच्चा किसी फैमिली में होता है तो ना सिर्फ वो फैमिली एक इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजरती है जबकि साथ ही साथ हुकूमत और हेल्थ केयर के निजाम पे भी काफी बोझ पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को रूट पे आइडेंटिफाई करना है, लोगों में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स करने हैं, हेल्थ केयर का सिस्टम इतना रोबस्ट करना है कि वो दूर दराज इलाकों में जाके लोगों को इस बारे में आगाही दे सके, जेनेटिक स्क्रीनिंग की तरफ माइल कर सके। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो हम ये कानून बना सकते हैं कि एक प्रीएम्प्टिव जेनेटिक स्क्रीनिंग हर जोड़े पे लाजिम कर दें और साथ ही साथ इंसेंटिवाइज करें उन शादियों को जो कि नॉन कंसेंगुइनस यानी कजन से बाहर या खानदान से बाहर की शादियां हो। हुकूमत उसको किसी ना किसी तरह इंसेंटिवाइज करे, चाहे वो टैक्स कट की मद में दे, चाहे वो हॉल का खर्चा बर्दाश्त कर ले या 1 महीने का बिजली का बिल हुकूमत भर दे, किसी ना किसी तरह लोगों को उस तरफ माइल करने की जरूरत है। अरे इससे बढ़िया तो अपने मतलब शहरों के अंदर इसको इलीगल कर दो ना शादियों को। भाई रूरल एरियाज़ में तो ऐसा है कि देखो काफ़ी टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में, उनको जागरूक करने में, पढ़ाने में। तो उससे अच्छा तो अपने शहरों को मतलब इलीगल कर दो इस शादी को। और भाई सबसे पहले तो भाई रिक्वेस्ट है यार इंडियन गवर्नमेंट से, यार जो पाकिस्तानी ड्रामा चल रहे हैं यार इंडिया के अंदर, इनको यार बैन करो, नहीं तो हमारी जो नई जनरेशन आ रही है ना इसका पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई ये ड्रामे देख देख के।
सपोर्ट ग्रुप्स का होना बहुत जरूरी है लोगों में आगाही देने के लिए, और साथ ही साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट भी बहुत जरूरी है ताकि लोगों में एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाई जा सके। और हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स क्या सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक साइलेंट पेंडेमिक है जिससे तकरीबन 1.25 करोड़ बच्चे अफेक्टेड हैं, और अगर हमने इसको वक्त पे कॉम्बैट नहीं किया तो ये नंबर बहुत आगे जा सकता है। हाँ तो दोस्तों देखा आपने, पाकिस्तान में तो बड़े बड़े साइड इफेक्ट हम भी देखते हैं ना आए दिन। पाकिस्तान के अंदर साइड इफेक्ट तो इसके एक से एक मतलब आता ही है नमूना पाकिस्तान से निकल के। पब्लिक रिएक्शन चैनल्स पे आता है या फिर पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो भाई अपनी गवर्नमेंट को भी यार आंखें खोलने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तानी ड्रामा कुछ ज़्यादा चलते हैं यार, सच में यार। मतलब फेसबुक पे देखता हूँ मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं यार, मिलियंस में व्यू। और ज़्यादातर देखने वाले कौन? हमारे इंडियंस। और इंडियंस भी कौन? हमारी लेडीज़, महिलाएं, बच्चियाँ। तो गवर्नमेंट को एक्शन लेने की ज़रूरत है। बाकी ये है कि भाई जो 2 राजाओं के नाम लिए थे, हिंदू राजाओं के साथ में मराठों के नाम लिए, तो भाई हमने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है कहीं पे भी किसी भी हमारे राजा ने, हिंदू राजा ने कोई कजन्स मैरिज नहीं करी। और इसका भाई हमें गर्व भी होना चाहिए कि यार हम इन चीज़ों से, हमारे पुराणों में कईयों हजारों साल पहले हमारे पुराणों में ये चीज़ लिख दी गई थी कि 7 पीढ़ियों तक आपस में आपको शादी नहीं करनी है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।